फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा और कौन आ जाएगा? लिम्फ आ जाएगा। लिम्फ आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें देखें जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसिल से, रक्तवाहिनियों से बहता है। कहां से बहता है? रक्तवाहिनियों से बहता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में बात कर लें। ब्लड इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। लिख लीजिए, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट फ्लो ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में फ्लो करता है। कैसे करता है फ्लो बच्चों? थ्रू ब्लड वेसल्स, थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के द्वारा फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अगर इसको देख रहे हैं, यहाँ पे सही के विभिन्न हिस्से से ब्लड आ रहा है और पूरी हिस्से से सही के निचले हिस्से से राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में पंप करके लंग्स में गया, प्यूरिफाई हुआ, फिर यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरे बॉडी में चला गया। तो ये क्या हो रहा है? ये जो है, यहाँ देखिए, ये जो है सही के विभिन्न हिस्से से कलेक्ट होके आया और यहाँ पंप करके कहाँ गया? लंग्स में, प्यूरिफाई होके फिर आ गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरे बॉडी में गया। तो ये जो बॉडी में ला रहा है आर्टरी हो गया और यहाँ कैपिलरी हो गया और ये फिर वापस जो हार्ट में ला रहा है वेन हो गया। ठीक है ना? तो आर्टरी, कैपिलरी और वेन, इसी के द्वारा सर्कुलेट होता है। लेकिन पंप कौन करता है? हार्ट पंप करता है। तो इन्हीं के द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता है, आर्टरी और वेन और कैपिलरी के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम आते हैं मूल बिंदु पे अपने, कहाँ? टिश्यू के ऊपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए यहाँ पर ये टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे। तो ब्लड को अगर देखें है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ढेर सारे सेल्स हैं। इन ऑर्गेनिक मटेरियल में लगभग मैक्सिमम अमाउंट में वाटर ही है। इसके अलावा सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, मिनरल्स भी हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ग्लूकोज भी है। जो कुछ भी हमने भोजन खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले कहाँ आएगा? ब्लड में ही आएगा। तो ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, प्रोटीन के पार्ट, फैटी एसिड ग्लिसरॉल भी उसमें आ गया, विटामिन मिनरल भी आ गया, हार्मोन जो निकल रहे हैं वो भी ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये सारे हैं। इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं, गैसेस है, ऑक्सीजन है, CO2 भी है, वो भी उसमें पड़ा हुआ है, दौड़ रहा है। यूरिया जो बन रही है लीवर में, वो भी दौड़ रही है, किडनी में जा रही छनने के लिए। तो सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ देखें तो ब्लड में, अगर ब्लड को यहाँ हम ले लें टेस्ट ट्यूब में, यहाँ टेस्ट ट्यूब में ले लें, सपोज कर लीजिए इतना ब्लड हमने ले लिया इस टेस्ट ट्यूब में और यहाँ तक हमने ब्लड भर लिया और ये ब्लड है, ये ब्लड है। और इस ब्लड को अगर हम 100% इसका मान लें, भाई टेस्ट ट्यूब में जितना उसको कितना मान लिया? 100% ना। तो इसका जो है इस 100% का यहाँ पे अगर देखें हम तो इसमें 55%, जैसे यहाँ से ले करके यहाँ तक, यह 55% क्या है? ब्लड प्लाज्मा। क्या है? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में वही वाटर, प्रोटीन, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, रेस्पिरेटरी गैसेस है कि नहीं? और इनका 45% में क्या है? 45% में क्या है? ब्लड सेल्स है। 45% में क्या है? ब्लड सेल्स है। अब ब्लड सेल्स में कौन होगा जरा बताइए? ब्लड सेल्स में कौन होगा? ब्लड सेल्स में RBC होगा, WBC होगा और प्लेटलेट्स होगा। तो यहाँ पे जो वाटर है प्लेटलेट्स होगा। तो ये सब तो सारे सेल्स हो गए और टिश्यू हमारा सेल का ही बना होता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सेल हो गए? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लाज्मा 55% है,
उसमें कौन हो गया? वाटर। उसमें कौन हो गया? वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स तो लिख ही दिया है। इसके अलावा हार्मोन्स भी हैं जो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स भी उसमें हैं। इसके अलावा गैसेस, रिस्पिरेटरी गैसेस हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में यूरिया भी है उसमें जो छनने के लिए जा रही है। कुछ प्रोटीन भी है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी है, ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन भी उसमें दौड़ रही है कि नहीं? हिपैरिन भी है, ब्लड को जमने से रोकने वाला हिपैरिन भी है, नहीं तो जमते रहेगा। ब्लड केवल कहाँ जमेगा? जब कहीं चोट लगेगा। तो इस तरह से, और एंटीबॉडी भी है जो हमें रोगों से बचाता है। बहुत सारे ग्लोबुलिन प्रोटीन भी है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे केमिकल्स हमारे ब्लड में दौड़ रहे हैं। वाटरी मीडियम है, उसमें तैरते हुए, जैसे पानी में नाव तैरते हुए चली जाती है, वैसे ही ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तैर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी देख रहे हैं, ये ढेर सारे आरबीसी हैं, ढेर सारे ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। अब हमें यहाँ ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में पहले नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। इनको रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू में तो ये बोन मैरो में बनते हैं। ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां हमारी हैं, जैसे हमारा ह्यूमरस है, हमारा फीमर है, रिब्स है, ये रिब्स है। सांस लेते हैं ना, सांस लीजिए, यहाँ हाथ रखिए, देखिए हाथ आपका ऊपर नीचे जाएगा, रिब्स ऊपर नीचे कर रही है, तो सांस छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। ये रिब्स में बोन मैरो, ये ह्यूमरस में बोन मैरो, फीमर में बोन मैरो, और इन्हीं बोन मैरो में क्या बनती हैं? ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स जो बनती हैं, अब इल्कोब्लास्ट है तो इल्कोसाइट बनाएगा। जब वो सेल बनेगी, लेकिन उसको क्या ढोना है? ऑक्सीजन। तो वहां पे न्यूक्लियस हट जाएगा। अब न्यूक्लियस हट गया या हीमोग्लोबिन आ गया। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन कैसा पिगमेंट है बच्चों? रेड कलर का। जब हीमोग्लोबिन रेड कलर का है तो पूरा आरबीसी रेड हो गया, और ब्लड में ढेर सारा आरबीसी है तो पूरा ब्लड भी कैसा हो गया? रेड हो गया। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से ब्लड रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्यों रेड है? क्योंकि उसमें आयरन होता है, आयरन और पोरफायरिन होता है। तो एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड कार्पसेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड कलर का पिगमेंट क्या है? रेड कलर पिगमेंट क्या है जरा बताइए? रेड कलर पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। लंग्स में जब ऑक्सीजन आती है, लंग्स के ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन आती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके हमारी ऑक्सीजन जो है HbO2 में बदल जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अब जब टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में तो ऑक्सीजन कम है, क्योंकि वहां तो यूज हो रहा है, तो वहां पे अब यही हीमोग्लोबिन टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? जैसे ब्लड, लंग्स के ब्लड कैपिलरी में Hb+O2 मिला, अब क्या बन गया? HbO2। कहाँ? लंग में, लंग्स ब्लड कैपिलरी, लंग के एल्वियोलाई में। कहाँ? लंग के एल्वियोलाई में। और जब टिश्यू में आएगा तो यही Hb+O2 टूटेगा, किसमें बदल जाएगा? Hb+O2। और O2 कहाँ चला गया? सेल में। और सेल में आके ग्लूकोज का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तब हमें एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर यह हीमोग्लोबिन नहीं होता और ऑक्सीजन को लंग से ढो के नहीं ले जाता, सेल टू सेल जाना पड़ता, तो 3 महीने में वो पहुंचता पैर के पास। जो ऑक्सीजन लंग्स में अभी है, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे तीसरे पे पहुंचने में कितने महीने लग जाते हैं? और यहां क्षण भर में पहुंचा देता है ना? कैसे?
ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, पूरे बॉडी में पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई। तो आरबीसी का रोल देखा आपने। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन को लेकर के किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कहां पहुंचाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टिश्यू। और वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन कहां आ गई, सेल के अंदर, और ऑक्सीडेशन करेगा किसका, ग्लूकोज का। तो आरबीसी का काम क्या है बच्चों, आरबीसी इज रेड कलर, रेड सेल्स, इट रेड ब्लड कार्पसेल्स, इथ्रोसाइट, एल्थो माने रेड, साइट माने सेल, इथ्रोसाइट रेड सेल। अब यहां पर न्यूक्लियस नहीं है इसलिए इसको कार्पसेल्स कहते हैं, लेकिन मैमल के अलावा और बाकी जैसे आपको मेढक है, मछली है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। कैमल और लामा में न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। अर्थवर्म में तो आरबीसी होता ही नहीं, लेकिन उसका ब्लड लाल होता है, रेड होता है। तो जब आरबीसी नहीं है तो रेड कैसे हुआ अर्थवर्म का ब्लड, उसके ब्लड प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन घुला होता है। अर्थवर्म जानते हैं, अर्थवर्म क्या, केचुआ जो मिट्टी में पाया जाता है, उसका ब्लड भी लाल होता है ना। कुछ लोग मछली पकड़ते रहे होंगे, बोल नहीं रहे, मुस्कुरा रहे, मालूम है, पीछे देखिए, है ना। तो अर्थवर्म जो है बेट के रूप में यूज करते रहते हैं लोग गाँव में। तो वहां पे अर्थवर्म में रेड ब्लड सेल नहीं है, लेकिन ब्लड रेड है, क्यों, प्लाज्मा में ही, ब्लड प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन घुला हुआ है। लेकिन हम लोगों में हीमोग्लोबिन कहां है, आरबीसी में है। हमारे बॉडी में एक नॉर्मल पर्सन में आरबीसी की संख्या लगभग 48 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, एक आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। यह बोन मैरो में बनती है और 120 दिन तक ऑक्सीजन ढोएगी, 120 दिन के बाद वो काम करना बंद कर देगी। जैसे आपके पेन में रिफिल है, जब तक स्याही है तब तक लिखेगी, और स्याही खत्म हो गई तो क्या करेंगे, पुरानी वाली रिफिल को निकाल देंगे और नई वाली रिफिल को उसमें डाल देंगे, कि पुरानी पड़ी रहेगी, नई उसमें लगा देंगे। पुरानी को पहले क्या करेंगे, निकालेंगे और नई रिफिल लगाएंगे। यहां भी जब आरबीसी 120 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है तो इसको स्प्लीन में और लीवर में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तोड़ करके इसका आयरन निकाल लिया जाता है और फिर से आयरन को बोन मैरो में भेज दिया जाता है, फिर से उससे हीमोग्लोबिन बन जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। बाकी से बाइलरुबिन, बाइलपर्डिन पिगमेंट बनते हैं और लीवर उसको एब्जॉर्ब करके बाइल जूस के रूप में इंटेस्टाइन में छोड़ देता है और सही से बाहर निकाल दिया जाता है। बाइल जूस का नाम सुना है ना, तो उसमें बाइलरुबिन, बाइलपर्डिन पिगमेंट होते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन के बाद तोड़ दिया जाता है और उसमें से आयरन निकाल लिया जाता है, फिर से हीमोग्लोबिन यहाँ पे और आरबीसी बनता है कहाँ, बोन मैरो में। तो आरबीसी का काम तो मालूम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आरबीसी के बाद किसको बात करें, डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब डब्ल्यूबीसी कहाँ है, डब्ल्यूबीसी इसका नाम से ही लग रहा है व्हाइट ब्लड सेल। एक्चुअली इसका कोई कलर ही नहीं होता। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसका कोई कलर ही नहीं होता। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यह। और डब्ल्यूबीसी क्या है, यह सोल्जर ऑफ द बॉडी है, इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से बचाता है। लिख लीजिए, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेनिक इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरिया आ गया उसको खत्म कर देगा, पैथोजेनिक इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी कितने तरह के हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये मैक्रोफेजेज भी, इसके अलावा ये बेसोफिल, इसके अलावा ये मोनोसाइट, ये न्यूट्रोफिल, ये सब जो है, ये लिम्फोसाइट,
ये सब WBC में आते हैं। तो WBC सबसे पहले दो तरह के हो गए, एक ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब कि इसमें ग्रेन्यूल्स जैसे होता है। एक ग्रेन्यूलोसाइट जो है, ग्रेन्यूलोसाइट तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल, इसके बाद बेसोफिल, और इसके बाद कौन होगा? एसिडोफिल। कौन होगा? एसिडोफिल। और इसमें अगर देखें तो ये WBC भी बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल में ढेर सारे क्या होते हैं? ढेर सारे इसके न्यूक्लियस में लोब होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है। RBC में मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियस नहीं होता है। RBC में क्या बोला था आपसे? न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। लोबी इसमें देखो दाने 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 है, ग्रेन्यूल्स है। यह न्यूट्रोफिल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रोफिल। यह जो है क्या करता है? कमांडो की तरह है। कोई बैक्टीरिया आया बॉडी में, कोई पैथोजन आया, तो उसको ये क्या करता है? इंगल्फ कर लेता है, खा जाता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। हमको रोगों से क्या करता है? बचा लेता है। कौन? न्यूट्रोफिल। और इसके अलावा जो बेसोफिल है, बेसोफिल में लोब होते हैं, लेकिन बेसोफिल में लोब थोड़े कम होते हैं, ये भी ग्रेन्युलोसाइट है। ये क्या करता है? कोई पैथोजन आया, कोई फॉरेन प्रोटीन आया, तो ये बेसोफिल क्या करता है? ये बेसोफिल एलर्जी की रिस्पांस देता है, एलर्जी उत्पन्न करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देता है, जैसे मास्ट सेल। और इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा जो ये भी लोब्यूलर न्यूक्लियस है, इसमें यह भी एसिडोफिल है, ये भी एलर्जी की रिस्पांस देता है, एसिडोफिल। यह हिस्टोमिन निकालता है और यह जो है एलर्जिक रिस्पांस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देता है और इम्यून सिस्टम को ठीक रखने में मदद करते हैं। तो आपने देखा न्यूट्रोफिल कमांडो की तरह है, यह पैथोजन को खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। एसिडोफिल, बेसोफिल, यह जो है क्या करते हैं? एक प्रकार से एलर्जिक रिस्पांस देते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट के बाद ए ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा WBC कैसा है बच्चों? ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है? यह दो तरह का होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। याद रखिए, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। यह मोनोसाइट है और यह क्या है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट में सबको दिख रहा है कि नहीं? ये मोनोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है किडनी के आकार का होता है, बीन सीड शेप्ड होता है। इसमें ग्रेन्यूल नहीं है, यहाँ ग्रेन्यूल है, देखा है ग्रेन्यूल है, ये ग्रेन्यूल नहीं है, ये ग्रेन्यूसाइट है, ये मोनोसाइट है। क्या है? मोनोसाइट। ये मोनोसाइट भी न्यूट्रोफिल की तरह कमांडो है। यहाँ भी कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई पैथोजन आएगा और जब इसके संपर्क में आएगा तो उसको क्या करेगा? खा जाएगा, उसको इंगल्फ कर जाएगा। इंगल्फ करके क्या कर देगा बच्चों? डाइजेस्ट कर देगा और हमको रोगों से बचा लेगा। तो इस तरह से ये मोनोसाइट है। और इसके बाद लिम्फोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट, ये भी एक ग्रेन्युलोसाइट है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस राउंडेड होता है। ध्यान रखिए, ये आपसे पूछा जाएगा कि विच वन WBC कंटेन राउंडेड न्यूक्लियस, तो कौन? अरे लिम्फोसाइट। कौन राउंडेड रखता है? लिम्फोसाइट। अब यह लिम्फोसाइट जो है राउंडेड न्यूक्लियस है, और यह जो है कोई पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया आया तो यह खा नहीं जाता है। यह पुलिस की तरह है। जैसे पुलिस है, चोर डाकू को पकड़ती है, थाने ले जाती है, मुकदमा होता है, फिर जज फैसला सुनाता है। लेकिन कमांडो तो पकड़ता है और सीधे रिजल्ट दे देता है। तो ये जो है पैथोजन को इंगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। लेकिन लिम्फोसाइट क्या करता है? कोई पैथोजन आएगा तो उसके रिस्पांस में एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी।
ये एंटीबॉडी बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा इस तरह की। अब ये एंटीबॉडी जब बनेगा उसके रिस्पांस में, तो अब यहाँ पे उस बैक्टीरिया को यहाँ पर फंसा लेगा और फंसा के डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो जैसे अभी देखिए वैक्सीन दिया जाता है ना बच्चों को, लोगों को वैक्सीन दिया जाता है ना। वैक्सीन क्यों दिया जाता है? वो वैक्सीन क्या होती है, किसी भी पैथोजन का, जैसे टीबी का, टिटनेस का, जो भी रोगाणु है उसके लो डोज या किल डोज होता है। जैसे छोटा सा बच्चा है आपके घर में, उसको मिट्टी का सेब, मिट्टी का बनाना, मिट्टी का एप्पल बनाना उसको दिखा दिया और 10 बार बोला दिस इज एप्पल, बच्चा बोलेगा दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, वो बनाना बोलेगा, मिट्टी का ही है, लेकिन एप्पल बनाना उसके दिमाग में बैठ गया। और फिर बच्चे को फल की दुकान पे ले जाएंगे तो बिना कहे एप्पल पे हाथ रख के कहेगा दिस इज एप्पल, बनाने पे हाथ रख के कहेगा दिस इज बनाना। आपने मिट्टी का बना दिखाया लेकिन उसके दिमाग में इमेज बन गया, और फल की दुकान पे गया तो एप्पल भी पहचान लिया और बनाना भी। वैसे ही आप जब वैक्सीन डालते हैं तो उसी बैक्टीरिया का लो डोज या किल डोज, तो हमारा जब यह लिम्फोसाइड इनके संपर्क में आता है और लिम्फोसाइड इसके संपर्क में आता है तो वैसा ही एंटीबॉडी बना लेता है, वैसा ही कार्टून बना लेता है। और जब वास्तव में वही वास्तविक पैथोजन आ गया, जैसे आपने टिटनेस का वैक्सीन ले लिया तो टिटनेस का पैथोजन यहाँ लो डोज है, वहाँ उसकी प्रोटीन है, उसके लिए इसने एंटीबॉडी बना दिया। अब कभी अचानक से टिटनेस का बैक्टीरिया आ ही गया तो अब ये क्या करेगा, पहले से बना बनाया है, अब उसको पकड़ लेगा, अब उसको खत्म कर देगा और रोग को नहीं होने देगा। तो लिम्फोसाइट क्या करता है बच्चों, ये पैथोजन के अगेंस्ट में क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अभी देखा था कोरोना काल में क्या हुआ, वैक्सीन दिया जा रहा था तो वैक्सीन उसका प्रोटीन था और हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट, अब वो बहुत सारा उसका एंटीबॉडी बना लिए और जब आ भी गया तो उसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए और फिर रोग नहीं होने पाएगा। तो इस तरह से ये वैक्सीन को ये जो है लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है, एंटीबॉडी। किसके खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। तो ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स है, 3 तरह का है, न्यूट्रोफिल कमांडो की तरह पैथोजन को खत्म कर देता है, बेसोफिल एसोफिल एलर्जी उत्पन्न करते हैं, कोई पैथोजन आ गया। अब एक ग्रेन्युलोसाइड में मोनोसाइड, ये भी कमांडो की तरह है, पैथोजन को इंगल्फ कर देगा, खत्म कर देगा। लिम्फोसाइट या कोई पैथोजन अगर बॉडी में है तो क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी उसको यहाँ पे पकड़ लेगा और पकड़ करके फंसा के उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो अब इसके बाद तो आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, इसमें डब्ल्यूबीसी में एक ग्रेनुलोसाइट पढ़ लिया। अब तीसरा एक बचा है, उसको पढ़ लीजिए फिर मैं आपको छोड़ देता हूं। तीसरा है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स है कि नहीं, प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स भी है, उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तीसरा क्या है, प्लेट होगा, जैसे एक बड़ी सी किताब, बड़ी सी किताब को बुक कहेंगे और छोटा सा पॉकेट बुक है तो बुकलेट कह देंगे, वैसे ही छोटी सी प्लेट को प्लेटलेट कहेंगे। तो क्या कितना पाया जाता है शरीर में, डब्ल्यूबीसी जो है 8000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड, पर क्यूबिक एमएम ब्लड 8000, एक क्यूबिक एमएम ब्लड में 8000 होता है, माने इसकी अपेक्षा आरबीसी 600 गुना ज्यादा है। 48 to 50 लाख पर क्यूबिक एमएम कौन है, आरबीसी। किसी किसी बुक में तो 55 लिखा हुआ है, तो 48 to 50 लाख, और ये कितना है 8000। डब्ल्यूबीसी कितना है 8000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये सब कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। अब चलिए प्लेटलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में अभी तक आपने क्या पढ़ा, ब्लड सेल्स में क्या पढ़ा, आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ा,
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। पूरे बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है लेकिन ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, लेकिन कहीं चोट लग गई, जहां चोट लग गई वहीं पे ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट करने लगेगा। तो प्लेटलेट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इन इंजर्ड टिश्यू, कहां पे? इंजर्ड टिश्यू पे। तो यहां पे हम प्लेटलेट बना देते हैं। इट इज स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी डिस्क की तरह संरचना है। इनको क्या कह दिए बच्चों? प्लेटलेट्स। ये स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम आरबीसी बना दिए। ये देखिए आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी एकदम बिल्कुल इस तरह से बाई कॉनकेव, ये आरबीसी है गोले गोले। और इसके बाद बेसोफिल, ये डब्ल्यूबीसी हो गए। कौन कौन? ये डब्ल्यूबीसी हो गए और यहाँ पे प्लेटलेट्स हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? डब्ल्यूबीसी हो गए। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या हो गया? प्लेटलेट्स। आरबीसी में यहाँ पे क्या है? हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स आर द स्मॉल डिस्क लाइक सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कहाँ? जय मनता है नहीं, इन इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू में जैसे ब्लड में दौड़ रहा है, जैसे प्लेटलेट्स ब्लड में दौड़ रही हैं। ढेर सा देखिए यहाँ पे है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, देख रहे हैं? ये छोटी छोटी देख रहे हैं सब? ये सब क्या है? प्लेटलेट्स है। ये सब क्या है? प्लेटलेट्स है। यहाँ ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स है, सब ये प्लेट देखा, लिखा है ना प्लेटलेट्स? लिखा है कि नहीं लिखा है? ये सब प्लेटलेट्स है। अब ये इसमें दौड़ रही हैं ब्लड के अंदर। अगर कहीं इंजर हो गया, चोट लग गई, तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। कैसे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं? लिख लीजिए, इन इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स रिलीज। इन इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स रिलीज। कहाँ? इंजर्ड टिश्यू में। इन इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू में क्या निकालते हैं? प्लेटलेट। यहाँ पे हम प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेटलेट्स की। ये प्लेटलेट्स स्मॉल स्मॉल डिस्क लाइक सेल्स है। ये डिस्क लाइक सेल्स और यह इन इंजर्ड टिश्यू, इन इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू में क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? या थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद आ रहा है कि नहीं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको बदल देगा? प्रोथ्रम्बिन को। यह प्रोथ्रम्बिन हमेशा ब्लड में दौड़ते रहता है। प्रोथ्रम्बिन हमेशा ब्लड में दौड़ते रहता है। यह इनएक्टिव प्रोटीन है। यह वाटर की तरह दौड़ते रहती है, लिक्विड की तरह दौड़ते रहती है। और जैसे ही चोट लगा, प्लेटलेट्स ने क्या निकाला? प्लेटलेट्स ने क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रम्बिन को किस में बदल दिया? थ्रोम्बिन में। किस में बदल दिया? थ्रोम्बिन में। और जैसे ही थ्रोम्बिन बना, और थ्रोम्बिन एक और प्रोटीन लीवर से बन के ब्लड में आती है, फाइब्रिनोजन। क्या आती है? फाइब्रिनोजन। और यह फाइब्रिनोजन को यह थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन में। फाइब्रिन माने धागा। धागा जैसे मकड़ी देखे हैं? मकड़ी दौड़ते रहती है, अपना सेलाइवा निकालती है और जाल बना देती है। किसको फंसाने के लिए? मॉस्किटो को। मकड़ी का जाल देखे हैं कि नहीं? वो मकड़ी दौड़ती है, सेलाइवा निकलती है, और जैसे हवा के संपर्क में आता है वो जाल बन जाता है और उसमें मॉस्किटो को फंसा लेती है। वैसे ही जैसे चोट लगी, ये प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला, और पूरा जाल एकदम नेटवर्क हो गया। जाल का एकदम नेटवर्किंग हो गई जाल की। अब जाल की नेटवर्किंग हो गई तो इसमें सभी प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब उलझ जाएगा कि फ्लो करेगा?
उलझ जाएगा, और जब उलझ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। तो देखा आपने कमाल प्लेटलेट्स का कितनी मदद कर रही है। जैसे चोट लगा वैसे ही इसने चेन ऑफ रिएक्शन शुरू कर दिया। क्या चेन ऑफ रिएक्शन शुरू किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ कैल्शियम आयन भी होता है, देखते हैं। प्लास्टिन निकाला, प्रोथामिन को थामिन में बदला, थामिन फार्मिन को फार्मिन में बदला, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो तीनों ब्लड सेल के बारे में आपने जान लिया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बोन मैरो में बनते हैं और ब्लड में दौड़ते रहते हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि ढेर सारे ब्लड सेल्स हैं यहाँ, और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स किस तरह से हमारे बॉडी में ये काम कर रहे हैं। और हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी सोल्जर की तरह है, हमारे जो है शरीर को रोगों से बचा रहा है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में है, ऑक्सीजन ढो रहा है, अंदर से CO2 टिश्यू से ला रहा है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।